पीरे कामिल एपिसोड नंबर 6। ये अहमकाना तजवीज़ असद के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। इसे एहसास नहीं है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। इमामा ने अपनी भाभी से कहा, नहीं असद ने या इसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। इमामा की भाभी ने रसानियत से जवाब दिया, बाबा ने कहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था तब इनका दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो अंकल आजम से भी यही कहते थे कि वो मेरे हाउस जॉब के बाद ही मेरी शादी करेंगे। फिर अब अचानक क्या हुआ? इमामा ने बेयकीनी से कहा, कोई दबाव होगा, मगर मुझे तो अम्मी ने यही बताया था कि ये खुद बाबा की ख्वाहिश है। भाभी ने कहा, आप इन्हें बता दें कि मुझे हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात इन तक पहुंचा दूंगी, मगर बेहतर है तुम इस सिलसिले में खुद बाबा से बात करो। भाभी ने इसे मशवरा दिया। भाभी के कमरे से जाने के बाद भी वो कुछ परेशानी से वहीं बैठी रही। ये ये इत्तला इतनी अचानक और गैर मुतवक्कर थी कि इसके पैरों के नीचे से मुहावरतन नहीं हकीकतन जमीन निकल गई थी। वो मुतमईन थी इसकी हाउस जॉब तक इसकी शादी का मसला जेर बहस नहीं आएगा, और हाउस जॉब करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि खुद को सपोर्ट कर सके या अपनी जलाल से शादी के बारे में फैसला कर सके। तब तक जलाल भी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके सेट हो जाता और इन दोनों के लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होता। मगर अब अचानक इसके घर वाले इसकी शादी की बात कर रहे थे। आखिर क्यों? नहीं, असद और इसके घर वालों ने मुझसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने खुद इनसे बात की है। इस रात वो हाशिम मुबीन के कमरे में मौजूद थी। इसके इस्तफसार पर हाशिम मुबीन ने बड़े इत्मीनान से कहा, बात भी कर ली है? आप मुझसे पूछे बगैर किस तरह मेरी शादी अरेंज कर सकते हैं? इमामा ने बेयकीनी से कहा। हाशिम मुबीन ने कुछ संजीदगी से इसे देखा। ये निस्बत तुम्हारी मर्जी से ही तय हुई थी। तुमसे पूछा गया था, इन्होंने जैसे से याद दहानी कराई। मंगनी की बात थी और थी मंगनी की बात और थी, शादी की बात और है। आपने मुझसे कहा था कि हाउस जॉब से पहले आप मेरी शादी नहीं करेंगे। इमामा ने इन्हें इनका वादा याद दिलाया। तुम्हें इस शादी पर एतराज क्यों है? क्या तुम मस्जिद को पसंद नहीं करती? बात पसंद या नापसंद की नहीं है बाबा। अपनी तालीम के दौरान मैं शादी नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। इस तरह आप मेरी शादी कर देंगे तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद तालीम मुकम्मल करती हैं। तुम अपनी फैमिली में देखो कितनी। हाशिम मुबीन ने इसे समझाने की कोशिश की। इमामा ने इनकी बात काट दी। वो लड़कियां बहुत ज़हीन और काबिल होती हैं इनकी। मैं नहीं हूँ। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं आजम भाई से बात कर चुका हूँ, वो तो तारीख तय करने के लिए आने वाले हैं। हाशिम मुबीन ने इससे कहा, आप मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई वादा ही नहीं करते। इमामा ने इनसे इनकी बात पर नाराज़गी का इजहार किया। जब मैंने तुमसे वादा किया था तब की बात और थी, तब हालात और थे। अब इमामा ने इनकी बात काटी। अब क्या बदल गया है? हालात में कौन सी तब्दीली आई है जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हजरत तुम्हारी तालीम में तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा। वो तुम्हें किसी चीज से मना नहीं करेगा। हाशिम मुबीन ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा मुझे हजरत के साथ ताउन की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी ताउन की जरूरत है। आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दें। इमामा ने इस बार कदरे मुल्तहाजाना अंदाज में कहा। इमामा तुम फजूल जिद मत करो, मैं वही करूंगा जो मैं तय कर चुका हूँ। हाशिम मुबीन ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं जिद नहीं कर रही, दरख्वास्त कर रही हूँ। बाबा प्लीज, मैं अभी हजरत से शादी करना नहीं चाहती। इसने एक बार फिर इसी मुल्तजाया अंदाज में कहा। तुम्हारी निस्बत को 4 साल होने वाले हैं और ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। अगर इन्होंने खुद कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से मंगनी तोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई कयामत नहीं आएगी। वो तो मंगनी तोड़ना चाहें तो तोड़ दें, बल्कि अभी तोड़ दें। तुम्हें इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का एहसास नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी बाबा? ये इन लोगों का अपना फैसला होगा, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। इसने इन्हें कायल करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम अकल से पैदल हो? हाशिम मुबीन ने इसे झड़कते हुए कहा। बाबा कुछ नहीं होगा, लोग 2-4 दिन बातें करेंगे फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस बारे में खामखा परेशान हो रहे हैं। इमामा ने कदरे बेफिक्री और लापरवाही से कहा। तुम इस वक्त बहुत फजूल बातें कर रही हो, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। हाशिम मुबीन ने नागवारी से इसे देखते हुए कहा। इमामा बादल नखास्ता वहां से चली आई, मगर इस रात वो काफी परेशान रही। अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम मुबीन ने इस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कदरे मुतमईन हो गई और हर ख्याल को जहन से झटकते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हो गई। हाशिम मुबीन ने इस वाक्य को जहन से नहीं निकाला था। वो एक मोहतात तबीयत के इंसान थे। वो इमामा के बारे में पहली बार इस वक्त तशवीश में मुब्तला हुए थे जब स्कूल में तहरीम के साथ झगड़े वाला वाकया पेश आया था। अगर जब वो कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं था, मगर इस वाकये के बाद इन्होंने एहतियाती तदबीर के तौर पर इमामा की नस्बत असजद के साथ तय कर दी थी। इनका ख्याल था इस तरह इसका जहन एक नए रिश्ते की जानिब मबजूल हो जाएगा, और अगर इसके जहन में कोई शबह या सवाल भी पैदा हुआ तो इस नए ताल्लुक के बाद वो इस बारे में ज्यादातर नहीं करेगी।
ان کا خیال یہ تھا اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا، امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی بات کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن ہو گئے اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا تاکہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیمی یافتہ تھا، خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدزن ہو، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی، تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جبیریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے کی وجہ سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ جلال نے کہا، وہ ایسے ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی ایک دم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں، میں انہیں منا لوں گا۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی، جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں اب پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی یہاں آنا۔ اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کی اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جیولری کی پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمہ اور ہاشم کو دیکھا تھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ ہاک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا، میں
हाशिम मुबीन ने इस बात मुकम्मल नहीं करने दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारी इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूँ, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप इनसे बात करके इसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद इनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असद से शादी करोगी और इसी तारीख को जो मैंने तय की है, तुमने सुना? वो बेख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भराई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे ये बताओगी क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को इसकी बात पर गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेख्तियार रोने लगी। कर रहा हूँ जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूँ, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भेजते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल गई। मैं इससे बात करती हूँ, आप प्लीज खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा और वो खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इसने तेजी से वसीम के पास जाकर इसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों, मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ले आ रहे हो, तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। वो धाड़ी। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, इनके पास बैठो, बस यहाँ से दफा हो जाओ। वसीम होठ भींचते हुए इसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर निकल गया कमरे से। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। इस वक्त इसके पैरों से सही मायनों में जमीन निकल चुकी थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसके घर वाले इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो इस वक्त हो गए थे। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके साथ हो रहा है। इसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। इससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोचती रही। इसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात के 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी इस वक्त सब सोने का टाइम है। इसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। इसने एक के बाद दीगर कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक इसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद इसने मायूसी से फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों इस वक्त हॉस्टल में थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद इसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पिशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबिया के वालिद ने इमामा को बताया। पिशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। इसकी कजिन की शादी है, वो लोग जरा पहले चले गए हैं, मैं भी कल चला जाऊंगा। इसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो मुझे दे दें, मैं सबिया को पहुंचा दूंगा। नहीं शुक्रिया अंकल, वो इनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। इसने फोन रख दिया। इसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो इसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर इसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया और तभी किसी ने इसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन इसके पीछे खड़े थे। किसको फोन कर रही हो? इनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी, इमामा ने इनकी तरफ देखे बगैर कहा। वो इनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूँ, इन्होंने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगा लिया। इमामा जर्द चेहरे के साथ इन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक इसी रिसीवर कान से लगाए खड़े रहे। फिर इन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन कर रही हो? इन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। जैनब। फोन की स्क्रीन पर जैनब का नंबर था और वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन जैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंचे। इसलिए इसने इनके इस्तफसार पर जल्दी से इसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं इसके जरिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। इसने तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक पहुंचा दूंगा, बल्कि ज़ाती तौर पर खुद लाहौर दे कहूँगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? इन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक इससे पूछा। वो इन्हें कुछ देर तक देखती रही, फिर इसने कहा हाँ। हाशिम मुबीन दब्बा खुद रह गए। किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो? इन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। इमामा ने फिर इस बात में सर हिलाया। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार इसके चेहरे पर थप्पड़ खींच मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो गुस्से में तनतनात से गए। इमामा गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे ने देख रही थी। ये पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने इसकी जिंदगी में इसे मारा था और इमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये थप्पड़ इसे मारा गया है। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी इन्होंने
اس کی گال پر آنسو بہ نکلے تھے۔ ارشد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی کبھی بھی تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے مکان کے انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے روتے رہنے کے بعد اسے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی اور ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی وقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی، اور اس بار اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کی عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو؟ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو؟ اس کی خوابدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار؟ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو؟ سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا؟ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال نصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے، اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنی گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر اس نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز؟ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجائیہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل فون بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال نصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ کے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی دہانی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورت حال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کی کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔
कमल अपनी सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद इसकी आंखों से मुकम्मल तौर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और इसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर इन मुलाकातों में इसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। इसके अपने घर वालों के बरस वसीम का घराना खासा रिवायत परस्त था और वो कभी भी इस तरह के खुलेआम इनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था। मगर इसने इस बात पर भी कभी ज्यादा गौर खोज नहीं किया। इसका ख्याल था कि हर खानदान का अपना माहौल और रिवायात होती हैं। इसी तरह वसीम के खानदान की भी अपनी रिवायत थी। इसी इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाजा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके वो इस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो इसे लगा था। जब वो काफी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। टू हेल विद इमामा एंड ऑल द रेस्ट। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा। वो बड़बड़ाया और करवट लेकर इसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी इसी तरह बैठी रही। इसे अपने पेट में गिरह पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। इसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10 साढ़े 10 बजे के करीब इसने पोरिस में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और इसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और इसे इनके ऑफिस जाने का इंतजार था। इनके जाने के आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में इसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फोन के पास चली गई। इसने फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कह कर गए हैं कि तुम कहीं फोन नहीं करोगी। इसने गर्दन मोड़ कर अपनी अम्मी को देखा। मैं असजद को फोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं इससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फोन बंद कर सकती हैं, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। और शायद ये इसका अंदाज ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया, मगर वो असजद को फोन नहीं कर रही थी। चंद बार बैल बजने के बाद दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया। फोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, इसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चली गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ असजद, इमामा ने कहा। असजद, दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा, जलाल को जैसे एक करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा इसकी बात सुने बगैर इसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है। इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो, मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक एक धमाका हुआ। हाँ, इसलिए तुम मुझे असजद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। इसने इमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्र अदा किया कि इसकी भाभी या अम्मी को इस पर शक नहीं हो सका। वो असजद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आजम भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या असजद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे। सलमा ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। इमामा ने इनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा ना सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत देकर गए हैं कि तुम्हें बाहर ना जाने दिया जाए। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? इमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया। मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, इसके बाद मेरी शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार इसकी भाभी ने इसे समझाने की कोशिश की। खामखा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो और हमारे जाने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप इन्हें समझा तो सकती थी। इमामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज़ लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज़ नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। इमामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सलार सुबह खिलाफी मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए इसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना।
इसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। इसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? उधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है, सलार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सलार अब रिमोट रख कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, इन्हीं के घर। हाँ जी, करती है। वो कुछ हैरान होकर इसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो इनके घर? इस वक्त इनके घर पर ही है। क्या हुआ है सलार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इसके पास जाओ, ये मोबाइल इसे दो और इससे कहो कि ये इमामा को दे दे। सलार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दो और इससे कहो किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे। मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, जो तुम्हें कहा है वही करो। सलार ने नागवारी के आलम में इसे झड़का। लेकिन अगर किसी को वहां पता चल गया तो? नासरा की बात इसको इसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ना सिर्फ किसी को पता चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सलार ने इसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। इसने इन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहाँ के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। इसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। इसने फौरन अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सलार का चक्कर चल रहा था और ये मोबाइल वो तोहफा था जो इसी मामा को देना था। मगर इसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का इसे पहले पता क्यों नहीं चला। और फिर इमामा, इसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही थी? और देखो जरा मुझे, मैं इमामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अब अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अबू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। इसके वालिद इस वक्त अपनी एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? इन्होंने जलाल को देखते हुए कहा। वो इनके पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। इसके वालिद ने गौर से इसका चेहरा देखा। इन्हें ये अंदाजा हो गया था कि वो कुछ परेशान है। इन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अबू, मैं शादी करना चाहता हूँ, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को इसके मुंह से इस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ। ये फैसला तुमने एकदम कैसे ले लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारी में मसरूफ थे और अब आज तुम शादी का जिक्र लेकर बैठ गए हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त इमामा को देखा है? इसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिलाया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। इसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब्बू, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। इसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। इसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुपते हुए लहजे में पूछा। अबू, इसकी फैमिली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों की इजाज़त के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाज़त नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अबू, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है। इसने मध्यम आवाज़ में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने? और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बंदा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले। इन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अबू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ। किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो? मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अबू प्लीज़, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज़ में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम इससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करे। अगर इसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। इन्होंने तेज मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अबू, आप इसका मसला समझें। वो बड़ी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर इसके घर वाले राजी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ताना तौर पर असरत और इसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसले से कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अंसर जावेद ने दो टोक अंदाज में कहा। अबू प्लीज मेरी बात समझें, इसको मदद की जरूरत है।
बहुत से लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, तुम किस किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और इनके स्टेटस में इतना फ़र्क है कि इनसे कोई दुश्मनी या मुखालफत मोल लेना हमारे बस की बात नहीं, समझे तुम? और फिर एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने खानदान वालों का सामना कैसे करूँगा? अबू वो मुसलमान हो चुकी है, मैंने आपको बताया है, जलाल ने झुंझला कर कहा। 4 मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासिर हो गई कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू इसने मुझे मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। तुमने इस्लाम कबूल करते देखा था इसे? मैं इससे मजहब के बारे में तफसीलन बात करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इस्लाम को कबूल कर चुकी है। बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है तो फिर इसे अपने मसाइल से खुद निपटना चाहिए। तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से 2 टूक बात करे, इन्हें बताए कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर इस खानदान अपनी मर्जी और खुशी से इसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर तैयार हो जाए तो मैं इसे बखुशी कबूल कर लूंगा, मगर किसी बेनामो निशान लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मुझे इस माशरे में रहना है और लोगों को मुंह दिखाना है। बहू के खानदान के बारे में क्या कहूंगा मैं किसी से? ये कि वो घर छोड़कर आई है और इसने अपनी मर्जी से मेरे बेटे से शादी कर ली है। अब्बू ये हमारा मजहबी फरीजा है कि हम इसकी मदद करें। और अंसर जावेद ने तलखी से इसकी बात काट दी। मजहब को बीच में मत लाओ, हर चीज में मजहब की शिरकत जरूरी नहीं होती। सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीजा अदा करने वाले रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए हैं। अब्बू इसने मुझसे मदद मांगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा यहाँ बात मदद की या मजहब की नहीं है, यहाँ सिर्फ ज़मीनी हकाइक को देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तुम में मदद का जज्बा है और तुम्हें अपने मजहबी फ़राइज़ का एहसास है, मगर इंसान पर कुछ हक इसके वालिदैन का भी होता है और ये हक भी मजहब ने ही फ़र्ज किया है। और इस हक के तहत मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ख़ानदान की मर्जी के बगैर इससे शादी ना करो। फ़र्ज करो तुम इससे शादी कर भी लेते हो तो क्या होगा? तुम तो चंद माह में अमरीका होगे और वो यहाँ घर बैठी होगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों की तालीम पर खर्च करूँ, और इसकी तालीम पर भी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो वो डॉक्टर तो नहीं बनेगी, यहाँ घर में कितने साल तुम इसे बैठा सकते हो? और अगर इसके खानदान ने तुम पर या हम पर केस कर दिया तो इस सूरत में तुम भी पाबंद होकर रह जाओगे और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम ये चाहती हो कि इस उम्र में मैं जेल चला जाऊं, और शायद तुम भी। जलाल कुछ बोल नहीं सका। इन चीज़ों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। इससे कहो अपने वालिदैन से बात करके इन्हें रजामंद करें। हो सकता है वो रजामंद हो जाए, फिर मुझे क्या एतराज़ होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर इससे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले, और तुम ठंडे दिल से सोचो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदाह है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोकी। बाजी आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं तुम जाओ, इमामा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने के बजाय दरवाजा बंद करके इसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर इसकी बात हलक में रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। इमामा हैरत से इसे देखने लगी। बाजी ये मेरी माँ ने दिया है, वो कह रही थी कि साथ वाले सलार साहब ने आपके लिए दिया है। इसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेजी से वो मोबाइल झपट लिया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल लाकर दिया है। इमामा ने इसे ताकीद की। नहीं बाजी आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सलार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, इसने अपनी हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही इसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती धड़कनों के साथ इसने दराज से मोबाइल और इस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो इसी तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा, तुम जैनब से बात कर लो, इसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी मुझे कुछ जल्दी है, मैं जैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने इनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे इन्हीं के बारे में पूछना था, मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी। इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने इस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो इससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने इसे अशरत की फ़ोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई इस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ अशरत की आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार इमामा का खून खौलने लगा, ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में अशरत से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। अशरत तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना। तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खौलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? इन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों बाद।
अशरत ने कदरे लापरवाही से कहा। अशरत, तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना हो, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इज़रार पर ही हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो इमामा? मैं ऐसे कैसे रुकवा दूँ? अशरत ने कुछ हैरानी से कहा। अशरत प्लीज़ इमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इसकी पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से हजरत के साथ होने वाली इस गुफ्तगू सुनता रहा। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी अशरत से ही करनी थी, और फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ होंगे। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। इमामा इस पर गुर्राई और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल नहीं उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्का कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, इसने इमामा से कहा। फिर इसने इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं है। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे इन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ मेरा यही ख्याल था, मगर इन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। और इन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। इन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए इसकी आवाज़ सुनती रही। आपने इन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद इसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो भी राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने इससे कहा, और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे, बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी इनका बाइकआउट कर दे, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप अजरत से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से तो बात करो, हो सकता है कोई रास्ते निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ भरने लगी। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो इनके मज़हब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें, आप इन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं। इसने मुल्तजाइया अंदाज में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूँगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त इससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्तार थी। इसके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली और जहनी के आलम में बैठी रही।